हेलो हेलो हेलो। तो क्या हाल है दोस्तों। तो आइए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में महारत हासिल करवाने का सिलसिला को जारी रखते हैं और एशिया का फिजिकल मैप का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 1 देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें मैंने सारे इस्थमस, सारे स्ट्रेट, सारे बे, सारे गल्फ एशिया में जितने भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में आपको पता ही है कि कई बार स्ट्रेट, इस्थमस जो जगह चर्चा में रहता है वहाँ से सवाल आता है। तो उस तरीके से मैंने पढ़ाया है ताकि आपको सारा स्ट्रेट, इस्थमस, बे वगैरह जो भी सवाल आएंगे तो सारे कवर हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, वो देख लीजिएगा। इसके पहले मैंने एशिया का पॉलिटिकल मैप भी पढ़ा दिया है जिसमें कि सारा का सारा कंट्रीज एकदम आपको ऐसे रटवा दिए हैं उंगलियों पे, है ना। तो वो जरूर देख लीजिएगा, एकदम एक नंबर का पटाखा वीडियो है, तो उसको पहले जरूर देख लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में, जहाँ पे हम एशिया का माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स जो बहुत ज़्यादा खबर में रहते हैं या बार बार सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो सारी चीज़ कवर करेंगे इसमें और अच्छे तरीके से नए अप्रोच से हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है हमारा मोटिव क्या है कि पढ़ाई ऐसे करो कि भूलने के लिए मेहनत करना पड़े, है ना। इतना जो वास्ट सिलेबस है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से इस पूरे सीरीज में पढ़ा रहा हूँ मैं। तो फॉलो करते रहिएगा, हर एक वीडियो को देखते रहिएगा। मैं एकदम गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके पूरे उंगलियों पे होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखिए सबसे पहले, हालांकि एशिया के बारे में हमने ज़्यादातर चीज़ें हैं जो डिस्कस कर लिया है पहले 2 वीडियोज़ में, तो वो देख लीजिएगा। तो हम सीधा टॉपिक पे ही आते हैं। ये है एशिया का पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, इन पे चर्चा करने वाले हैं। बाकी सारा मैंने जैसे कि बताया इसके पहले वाले पार्ट में कवर कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए, मैंने पहले भी बताया, इसके पहले वाले वीडियो में भी बता रखा है कि जो पॉलिटिकल मैप है या फिजिकल मैप है, खास करके फिजिकल मैप, चाहे कोई भी कंटिनेंट का ले लें या वर्ल्ड का ले लें या इंडिया का ले लें, तो बहुत अलग अलग तरीके का अप्रोच है। देखा है बच्चों अलग अलग तरीके से, मतलब बच्चों का अप्रोच अलग अलग रहता है। कई बार टीचर भी अलग अलग अप्रोच से पढ़ाते हैं। उनमें से जो सबसे कॉमन अप्रोच ये है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप रिवर्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने कई बार देखा है बच्चों को या फिर टीचर्स को पढ़ाते हुए कि सारी नदियाँ एक साथ से, है ना, पहले नदियों का नाम रट लो, उसके बाद फिर माउंटेन्स पढ़ रहे हो तो माउंटेन्स का नाम रट लो, है ना। मैंने बताया है कि ये अप्रोच बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और खास करके मेरे को ये वाला अप्रोच पसंद नहीं है। सबसे अच्छा जो है, और ये बहुत इफेक्टिव है, इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि मेरे को इसी तरीके से याद हुआ, तो शायद आपके लिए भी आसान हो सकता है। वो ये है कि एक रीजन को, मैंने पहले भी बताया था, एक रीजन को फोकस करेंगे, उस रीजन में जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो सारे याद कर लेंगे, है ना। एक एक रीजन करके चलते चलेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बहुत कंसोलिडेटेड तरीके से आपके जो डेटा है आपके दिमाग में जाएगा, है ना। तो वो अप्रोच को ही हम फॉलो करेंगे इसमें। ये देखिए एशिया का पॉलिटिकल मैप है ना। अब एशिया में मैंने बताया कि ये वाला पार्ट है, इसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, है ना। इसको फार ईस्ट या फिर ईस्ट एशिया कह लीजिए, इसको साउथ एशिया कहते हैं, इसको साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, ये नॉर्थ एशिया हो गया, बेसिकली रशिया वाला जो पार्ट है। सबसे ज़्यादा खबर में हमेशा मिडिल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया रहता है ना। इसको मिडिल ईस्ट क्यों बुलाते हैं ये भी मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ये जो वेस्ट एशिया है सबसे ज़्यादा खबर में रहता है क्योंकि यहाँ पे इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कतर, कुवैत, ईरान, ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि हमेशा लड़ाई में या कोई ना कोई फैक्टर की वजह से हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो इस एरिया से बार बार सवाल पूछे गए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एनडीए, सीडीएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, हमेशा अगर एशिया का जो सबसे प्रायोरिटी वाला एरिया रहता है तो यहाँ रहता है, और एक इंडिया चाइना के बॉर्डर के आसपास रहता है, उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, तो हम इसी एरिया से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है अरेबियन पेनिनसुला, है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं। इसमें मेनली जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, ये वाला सऊदी अरेबिया है, नीचे यमन है, इधर ओमान है, इधर यूएई है, इधर कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इधर ईरान है, इराक है, ये सारे कंट्रीज हैं, आपको पता होगा। फिर इधर हम चलेंगे तो आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें मैं इंडिया वाला कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया के लिए हम अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ता है, तो वो इसमें नहीं है। इंडिया को हम छोड़ के बाकी सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे इस रीजन में जितने भी नदी होंगे, जितने भी पहाड़ होंगे, जितने भी प्लेट्यूज होंगे, हम सबको कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो एक है अरेबियन पेनिनसुला, किसके तरफ, चारों तरफ से किससे किससे घिरा हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इधर पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, गल्फ ऑफ ओमान है, इधर मैंने बताया है कि स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब है, इधर गल्फ ऑफ एडन हो गया, रेड सी हो गया, सुएज, इस्थमस ऑफ सुएज हो गया, सुएज कैनाल हो गया, है ना। ये सारा आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं सीधे अंदर। देखिए ये है अरेबियन पेनिनसुला, और इसमें जो सबसे मेन है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में रुबल खाली एक डेजर्ट है, इसको द एम्प्टी क्वार्टर्स के नाम से भी जाना जाता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाली है, वो सैंड ड्यून्स भरे हुए हैं। तो रुबल खाली जो कि सऊदी अरेबिया का लेफ्ट एकदम सबसे नीचे वाला साउथ वाला पार्ट में आता है। ठीक है, यहाँ पे अरेबियन डेजर्ट है ना। ऊपर चलेंगे तो सीरियन डेजर्ट है, ये आपको याद रखना है, ये वाला सीरियन डेजर्ट आपको याद रखना है ना। रुबल खाली याद रखना है, और नीचे यहाँ पे हद्रामौत बोल के एक जगह दिख रहा है, हद्रामौत, है ना। नीचे मैंने बताया ये वाला जो पार्ट है इसको यमन कहते हैं, यमन बोल के कंट्री है। हद्रामौत यमन का 1/3, है ना, एक रीजन है, एक इलाका है जो कि यमन का ऑलमोस्ट 1/3 टेरिटरी है।
हादरा मौत का मतलब एक्चुअली मौत का मतलब डेथ समझ में आ रहा है, हादरा का मतलब होता है आया या आया था, आना, ऐसा है ना। तो इसको कहते हैं कि मतलब डेथ हैज़ कम, काइंड ऑफ। हादरा मौत का मतलब ये है। बस आपको याद रखना है कि ये यमन में है, एक रीजन है यमन में है। ये सब जगह है जो चर्चा में रहते हैं, तो आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। सीरिया में यहाँ पे सीरियन डेजर्ट होगा ऑब्वियसली, ये अरेबियन डेजर्ट है। अच्छा, सऊदी अरबिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरबिया दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज है। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो, कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबली द लार्जेस्ट कंट्री होगा जिसमें एक भी इंटरनल ड्रेनेज नहीं है ना। मतलब कोई भी एक नदी वगैरह जो है बीच में से पास होता हो, ऐसा नहीं है ना। इतने बड़ी कंट्री में एक भी ऐसा नहीं कि पूरा डेजर्ट है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनीवे, हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे सीरियन डेजर्ट के ऊपर ये वाला इजराइल वाला पार्ट है। इजराइल और जॉर्डन इधर एक कंट्री है, यहाँ पे बीच में एक डेड सी है, आपको याद रखना है। तो डेड सी का बाउंड्री कैसे शेयर होता है, पूछा गया सवाल है। तो राइट में जॉर्डन है, लेफ्ट में इजराइल है, और ऊपर की तरफ वेस्ट बैंक है जो कि इजराइल के ही कब्जे में है अभी के लिए, ठीक है। तो ये डेड सी के बारे में याद रखना है। ये डीपेस्ट सी लेवल से देखा जाएगा तो लोवेस्ट पॉइंट है अर्थ का, डेड सी। सैलिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत सलाइन है, इतना ज़्यादा सैलिनिटी है कि वहाँ पे डूबना मुश्किल होता है ना। आप डूबने का प्रयास भी करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको नीचे बुयंसी फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि आपको ऊपर फेंक देगा और आप नहीं डूब सकते। मतलब कोई डूब के मरना भी चाहेगा वहाँ पे तो नहीं कर सकता। हाँ, अब उतना नमक अगर मुंह में चला गया तो ऑब्वियसली उसके वजह से वो जरूर मारा जाएगा। तो ये डेड सी आपको याद रखना है। अब ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये पूरा टर्की वाला इलाका है। अब टर्की में देखिए क्या क्या याद रखना है आपको याद रखना है एनाटोलियन प्लेट्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटोलिया का प्लेट्यू, ये याद रखना है। नीचे यहाँ पे टॉरस माउंटेन्स है, ये याद रखना है, टर्की के साउथ में। और पॉन्टीन है ना, और रिक्की पॉन्टिंग वाला पॉन्टिंग नहीं है, पॉन्टीन है, PONTINE। बहुत सारे लोग इसको पॉन्टाइन कहते हैं बट पॉन्टीन है, पॉन्टीन माउंटेन्स। ये 3 याद रखना है आपको टर्की में। इधर की तरफ आएंगे तो ये इराक है, फिर उसके बाद ईरान है, आपको पता होना चाहिए। तो अब ये वाला जो पार्ट है इसको इराक कहते हैं। अब इराक में आपको 2-3 चीज़ याद रखना है। एक यहाँ पे देखिएगा, ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस बोल के रिवर्स आ रहे हैं, और यहीं पे मेसोपोटामियन प्लेन्स हैं। आपको पता है मेसोपोटामिया दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन में से एक है ना। तो ये इन्हीं दोनों नदियों के बेसिस पे बना था, क्योंकि जहाँ पे नदी होगा लोग वहीं पे ऑब्वियसली बसना चाहेंगे। तो ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी है, आपको याद रखना है। ये पर्शियन गल्फ में आके ड्रेन होते हैं, ठीक है। ये इराक का कैपिटल बगदाद दिख रहा है। यहाँ पे लेक उर्मिया है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इधर आते हैं तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको ईरान कहते हैं, ठीक है। आपने वर्ल्ड मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ईरान है और ईरान के इधर इराक है, ठीक है। तो ये एक बार को इसमें देख लेते हैं। तो इराक में यहाँ पे क्या क्या दिख गया आपको, इंपॉर्टेंट याद रखना है। लेक उर्मिया है, याद रखना है, और इधर टर्की में है। और ये जो नदियाँ हैं दोनों का नाम टिग्रिस और यूफ्रेटिस, ये याद रखना है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस। मैप में आसानी से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैप में दिक्कत है कि स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैंने एटलस का इस्तेमाल किया है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही पढ़ते हैं। तो कंटेंट की क्वालिटी थोड़ी सी फोटो की क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी, पर कंटेंट की क्वालिटी हाई रहेगी, कंटेंट की क्वालिटी हाई रहेगी, ठीक है। तो एक बार एटलस में पढ़ेंगे आप ये खोल के, है ना, तो आपको अच्छे से दिखेगा। आप बस यहाँ से नाम सुनते जाइए, याद करते जाइए, ठीक है। तो यूफ्रेटिस और टिग्रिस ये 2 नदियाँ हैं। इसके बाद आते हैं इधर ईरान। ईरान में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले जो प्लेटियो ऑफ ईरान है ये है जैग्रोस माउंटेन्स, है ना। जैग्रोस माउंटेन्स का नाम आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे है एल्बर्ज, ELBURZ, एल्बर्ज। एल्ब्रस नहीं है ना, एल्ब्रस नहीं है, याद रखना। एल्ब्रस रशिया में यहाँ पे एक माउंट एल्ब्रस बोल के एक पीक है, रशिया में है। ये एल्बर्ज माउंटेन्स हैं, तो दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के ऊपर यहाँ पे ही है माउंट दमावंद, है ना। ये दमावंद एक्चुअली में एशिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये ईरान में है। और इस तरह चलेंगे तो ईरान में 2 इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, एक का नाम है दस्ते कबीर और एक का नाम है दस्ते लुत, है ना। ये दोनों याद रखना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद चलते हैं इस तरफ। यहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने कवर कर ली, ठीक है। स्ट्रेट गल्फ वगैरह पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बाकी सारे जो थे वो कवर हो गया, ठीक है। एक एक रीजन को फॉलो करते चलेंगे, याद करते चलेंगे तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में कंसोलिडेटेड वे में डेटा अंदर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ चलते हैं, है ना, चाइना वाला पार्ट में। इंडिया को भी हम स्किप कर रहे हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब ये वाला पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जगह पे इंडिया के ऊपर है प्लेटी ऑफ तिब्बत, है ना। इसको बेसिकली टैंक ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। रूफ क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है, ऑब्वियसली हिमालयाज के उस तरफ चलेंगे तो फिर आपको पूरा प्लेटी ऑफ तिब्बत ही दिखेगा। टैंक ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ, दुनिया के सबसे फेमस नदियों का जो स्थान है उसमें से ज़्यादा नदियों का उद्गम स्थान ये है। फॉर एग्जाम्पल हम इधर से बात करेंगे तो ये इरावदी हो गया, सालवीन हो गया, है ना। इधर से यांगजी नदी है, सब यहीं से निकल रहे हैं, इसलिए इसको टैंक ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये एक जगह है जिसको पामीर्स कहा गया है, PAMIRS, पामीर्स, है ना, या पामीर नॉट कहते हैं। नॉट का मतलब होता है गांठ, है ना। ये गांठ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो इधर तिएन शान, है ना, इधर से काराकोरम रेंज, यहाँ पे कैलाश रेंज भी है, हिमालयाज ऑब्वियसली। नीचे की तरफ पाकिस्तान की तरफ चलेंगे तो सुलेमान रेंज है, और इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के
दोनों बॉर्डर ऑलमोस्ट दोनों को शेयर करते हुए जाता है, हिंदू कुश रेंज है, ठीक है। अब इधर की तरफ चलेंगे तो ये आप वापस पामीर पे आते हैं तो ऐसा लग रहा है कि गांठ सा है रस्सी का, है ना, और वहां से कई सारे माउंटेन रेंजेस निकल रहे हैं, इसलिए इसको पामीर नॉट भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इधर चलेंगे, तियन शान के नीचे कुनलुन शान है, अल्तुन शान है, जितने भी आपको नान शान, है ना, दालू शान, ठीक है, तियांग शान, उई शान, सारे आपको नाम याद नहीं रखने, पर आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि जितने भी शान मिलेंगे, आला शान, मतलब जो भी शान मिलेगा, एक छोटा सा तरीका है, तो चाइना में ही होगा ऐसा मान के चलिएगा, है ना। 99% जो शान मिलेंगे सब चाइना में है, सारा का सारा चाइना में। इसमें आपको याद रखना है मेनली तियन शान और कुनलुन शान, है ना, ये लोकेशन याद रख लीजिएगा। तियन शान ऊपर है, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ देते हैं कि लोकेशन के आधार पे इनको सही क्रम में सजाओ कि नॉर्थ से साउथ चलेंगे तो कौन सा पहले आएगा। तो तियन शान ऊपर है, कुनलुन शान नीचे है, बाकी सारे राइट में, ठीक है। तो अगर तीसरा नाम पूछा भी जाता है तो हम राइट की तरफ ऐसा पढ़ सकते हैं, मेनली ये दो है, तियन शान और कुनलुन शान। ऊपर चलेंगे तो एक अल्ताई माउंटेन्स बोल के बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है, ठीक है, ये चाइना के एकदम ऊपर है, एकदम नॉर्थ के चाइना में। और यहाँ पे चलेंगे तो फिर मंगोलिया बोल के कंट्री आता है, जो कि रशिया और चाइना के बीच में ऐसा सैंडविच से हो रखा है ना, लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो यहाँ पे मंगोलियन प्लेट्यू और गोबी डेजर्ट है, जो कि मेनली मंगोलिया में बहुत ठंडा रहता है वहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब इस रीजन से अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे साउथ ईस्ट वाले में ना, अब यहाँ पे ज़्यादा नदी वगैरह जो है उस पर हम आ रहे हैं। मैंने बोला कि एक रीजन को कवर करेंगे तो पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे, पर उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि साउथ ईस्ट वाला जो है ना, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना। इसमें ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो स्ट्रेट से पूछे जाते हैं, स्थमस से पूछे जाते हैं, गल्फ से पूछे जाते हैं, बे से पूछे जाते हैं, वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी है। बाकी ये माउंटेन्स वगैरह जैसे यहाँ पे आपको बारिशान माउंटेन्स मिल रहा होगा, ये सब कभी ऐसा पूछा नहीं गया। इस एरिया में ज़्यादातर ये जो वाटर वेज हैं, बेसिकली पानी के जितने भी आकार है ना, उनसे सवाल पूछा जाता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, साउथ चाइना सी है, हमेशा विवाद का विषय बना रहता है। तो ये ज़्यादातर यहाँ से स्ट्रेट और स्थमस वगैरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे, खास करके स्ट्रेट और गल्फ बे जो भी है ना। ये माउंटेन वगैरह ऐसा कभी पूछते हुए देखा नहीं है, बहुत रेयर है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं आराम से, ये वाला पार्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, है ना। अच्छा, इसी के साथ लगे हाथ एक दो अगर हम चल रहे हैं तो ये पूरे एरिया को अगर एक साथ देखेंगे, है ना, तो इसमें तो मैंने माउंटेन्स बता दिए जो है। हिंदू कुश आपको याद रखना, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों में है। सुलेमान रेंज पाकिस्तान में है, इधर काराकोरम आपको पता है इंडिया में, कैलाश है ना, तिब्बत और इंडिया, मेनली तिब्बत में ही है वैसे तो। हिमालयन रेंज हो गया इधर इंडिया में, नेपाल में। तियन शान, कुनलुन शान और जितने भी शान मिलेंगे सब चाइना में है ना। अल्ताई माउंटेन्स याद रखना है, चाइना एकदम नॉर्थ में चाइना के अल्ताई माउंटेन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मंगोलिया, वहाँ पे गोबी डेजर्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब इधर ही चलते हैं तो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा, यहाँ पे कजाकिस्तान है ऊपर, तो कजाकिस्तान में कजक अपलैंड है, मतलब बेसिकली एक प्लेट्यू टाइप का स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। यह है किर्गिज स्टेपीज ग्रासलैंड्स का नाम है, जो कि बेसिकली एशिया में है ना। अब ये किर्गिज थोड़ा सा नाम पड़ा हुआ है किर्गिस्तान से, पर किर्गिस्तान थोड़ा सा इस तरफ है, तो आपको ध्यान रखना है किर्गिज स्टेपी थोड़ा ऊपर की तरफ है, ठीक है। ऊपर तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स, है ना, साइबेरिया आपको पता ही है, ये पूरे रशिया का ये वाला पार्ट को साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, अमूमन तौर पे बर्फ से ढका रहता है। ये जो साइबेरियन प्लेन्स है बर्फ से ढका हुआ है ना, ये देखिएगा आने वाले टाइम में 20, 25, 30 साल, 50 साल, जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ चुका होगा, अभी आपको पता ही है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो ऑन एवरेज 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ चुका है, और ज़्यादा होता जाएगा तो सारे ग्लेशियर बर्फ वगैरह पिघलने लगेंगे। तो वैसे केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक, मतलब बहुत बढ़िया ग्रासलैंड वाला एरिया है, खेती वेती करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाएगा। रशिया के हाथ बहुत बड़ा एरिया लग जाएगा जिसमें वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो ये रशिया को बहुत बड़ा एडवांटेज देने वाला आगे चल के। एनीवे, वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन्स के ऊपर चलेंगे, इधर सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है, ठीक है, ये पहाड़ी इलाका है, ये प्लेन्स है, ये याद रखिएगा। ये किर्गिज स्टेपी से लेके वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन्स, ये पूरा प्लेन वाला इलाका है, ठीक है। अब ऊपर बहुत सारे आपको दिखेंगे इधर, है ना, ये सारे जितने भी हैं, ये सब कभी वैसे पूछे नहीं जाते, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना इन्फॉर्मेशन को, इसको स्किप कर सकते हैं। इधर की तरफ चलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कामचाटका पेनिनसुला, बहुत इंपॉर्टेंट है पेनिनसुला, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो पेनिनसुला है, कामचाटका पेनिनसुला, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। कोरियन पेनिनसुला के बारे में आप पता ही आपको। यहाँ पे देखिएगा कामचाटका पेनिनसुला, अब ये रीजन में आ गए तो इस रीजन से इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पे एल्यूशियन ट्रेंच है। अगर यहाँ पे आ जाते हैं नीचे जापान है, जापान में यहाँ पे कुरिल ट्रेंच है। और इधर चलेंगे, ये फिलीपीन से इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको मरियाना ट्रेंच दिखेगा। मरियाना ट्रेंच 11,022 मीटर, है ना, गहराई है। इतना है कि मतलब माउंट एवरेस्ट को अगर हम पलट देते हैं तो माउंट एवरेस्ट पूरा डूब जाएगा उसमें, पर फिर भी बहुत सारा जगह बचा रह जाएगा, है ना। तो एक्चुअली हम देख सकते हैं कि क्रस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे कहीं ज़्यादा लोवेस्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे, ठीक है, मतलब क्रस्ट की बात करेंगे तो पृथ्वी पे। तो मरियाना ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच के ऊपर ही गुआम आइलैंड्स है ना, ये बहुत चर्चा का विषय रहा है, जो कि यूएसए के कब्जे में है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 है। ट्रेंच का मतलब क्या होता है, समुद्र के अंदर भी खाई होते हैं, है ना। ये कैसे बनते हैं, इसके लिए प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, वो हम बाद में आएंगे उस पर, ठीक है। ये ट्रेंचेस होते हैं, ये 3 ट्रेंचेस बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इधर रशिया के ईस्ट में एल्यूशियन ट्रेंच हो गया, यहाँ पे जापान के ईस्ट में कुरिल ट्रेंच हो गया, और ये इधर फिलीपीन से इधर चलेंगे तो यहाँ पे मरियाना ट्रेंच है,
जो कि उस तरफ आगे चल के फिर आपको ऑब्वियसली नॉर्थ अमेरिका दिखने वाला है, तो उसे नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, अब ये सारी जो सी वगैरह है सब हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो ये हो गया, 3 ट्रेंचेस हो गए। यहाँ पे कामचाटका पेनिनसुला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस एरिया में ज़्यादातर हमने जो माउंटेन्स या प्लेट्यूज हैं वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इतना बहुत है। ऑब्वियसली इंडिया वाले याद रखने हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे देखिएगा ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना याद रखना है और मंचूरियन प्लेन, है ना, ये चाइना का एकदम ऊपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे इसी को मंचूरिया कहते हैं इस क्षेत्र को, इसलिए इसको मंचूरियन प्लेन कहा गया। और ये ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना, तो ये ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिएगा कि मंचूरियन प्लेन ऊपर है और ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना इधर है। ठीक है, अब अगर हम आते हैं इसी रीजन में तो हम एक दो लेक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है अरल सी, है ना, ये सी है कहने को, पर ये एक तरीके से लेक है। आप देख सकते हैं ये मैप में इस जगह पे, आई गेस यहाँ पे ये बहुत छोटा हो गया वैसे तो इसमें दिख नहीं रहा होगा, ये अरल सी है ना, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मतलब दोनों से शेयर करता है बॉर्डर। इस पे सवाल पूछा गया था यूपीएससी में, क्योंकि ये बहुत श्रिंक हो चुका है ना, ये लगातार कुछ समय से धीरे धीरे करके पानी इसका सूखते जा रहा है, ये श्रिंक होता जा रहा है, तो ये सवाल पूछा गया था। बहुत सारे इस पे जियो मतलब जोग्राफिकल एक तरीके से हम कह सकते हैं अल्टरकेशंस हुए जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, उस पर भी बाद में आएंगे। बस याद रखना है एरल सी, जो कि अपने आप में एक लेक के जैसा है, क्योंकि चारों तरफ मतलब लेक ही कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि चारों तरफ पूरी जमीन से घिरा हुआ है। लेक का डेफिनेशन तो यही होता है। ठीक है, तो एरल सी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखिएगा 2 नदियां हैं यहाँ से, है ना, एक का नाम है अमू दरिया और एक का नाम है सिर दरिया, SYR, और एक का नाम है AMU। ठीक है, अमू दरिया, दरिया का मतलब तो आपको पता ही है, तो अमू दरिया और सिर दरिया ये दोनों एक्चुअली में इसमें पानी ड्रेन करते थे। ठीक है, तो ये दोनों का नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया, तो हो सकता है लगे हाथ उससे पूछ दे। ठीक है, तो ये जगह पे नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वाला हो गया। अगर हम नदी और लेक्स की बात करें तो यहाँ पे लेक बालखास है। ठीक है, ये याद रखिएगा, लेक बालखास कजाकिस्तान में है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है लेक बैकाल, है ना, लेक बैकाल ये वाला, ये रशिया का। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। लेक बैकाल पूरा वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, ये पूरी दुनिया का सबसे पुराना फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। माना जाता है कि 20 से 25 मिलियन ईयर्स पुराना है लेक बैकाल। लेक बैकाल में इतना फ्रेश वाटर है कि अमेरिका में, है ना, यूएसए में 5 ग्रेट लेक्स या ग्रेट लेक्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनको शॉर्ट में हम होम्स कहते हैं, है ना, शॉर्ट में होम्स कहते हैं। होम्स का मतलब हो गया बेसिकली ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक एरी, लेक सुपेरियर। इसमें जो सुपेरियर है ये बैकाल के बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये बैकाल के बारे में। इसमें पहले सवाल पूछे जाते थे, इतना इंपॉर्टेंट हो गया, लोग इतने पढ़ने लगे, कभी ये सवाल इसमें पूछना छोड़ दिया। ठीक है, तो लेक बैकाल के बारे में कुछ फैक्ट्स थे जो बता दिए, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये भी कहा जाता है कि दुनिया में जितना भी सरफेस पे फ्रेश वाटर है, अगर लेक्स की बात करेंगे तो अकेला 15 से 20% इसी में है। मतलब पांचों लेक्स मिला के जितना फ्रेश वाटर है उससे ज़्यादा अकेला बैकाल में है ना। ये जो पांचों लेक्स हैं इसमें जितना फ्रेश वाटर है मिला के उससे ज़्यादा अकेला लेक बैकाल में, तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेक बैकाल हो गया। यहाँ पे लेक बालखास हो गया, मैंने बताया था ये कजाकिस्तान में है। इधर एरल सी हो गया जो कि काइंड ऑफ एक लेक के जैसे ही हम कह सकते हैं, हालांकि बहुत बड़ा है पर अब तो श्रिंक हो गया बहुत। ठीक है, तो अब लेक के डेफिनेशन में परफेक्टली फिट बैठ जाता है। ठीक है, ये हो गए लेक। अब रिवर्स पे आ रहे हैं, जहाँ पे अमू दरिया, सिर दरिया का नाम बता दिया था आपको, इंडिया वाले अभी छोड़ रहे हैं, है ना। अब इधर देखिएगा तो 2-3 इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है लेक, एक का नाम है रिवर येनिसी, ये पूरी दुनिया का 5वां लॉन्गेस्ट रिवर है और आर्कटिक ओशन में जाके ड्रेन होने वाला सबसे बड़ा नदी है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि आर्कटिक ओशन में जाके ड्रेन होता है। ऐसे एक और है जिसका नाम है ओब, है ना, ये ओब का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मेनली ये है। अच्छा, इसके बाद अगर हम रिवर्स और लेक्स की बात करें इस पूरे रीजन में तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, एक छूट गया जिसका कहते हैं कैस्पियन सी, है ना, ये भी, इसको भी लेके बहुत विवाद है कि लेक है, सी है, इतना बड़ा है। आपको याद रखना है कैस्पियन सी से पूछा गया सवाल है कि कौन कौन से कंट्री है जो कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर करते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, तो तारीख कहते हैं, है ना, तारीख, वो सनी देओल वाला तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना, तारीख। टी से टर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, टर्कमेनिस्तान इधर हो गया, अजरबैजान इधर हो गया, आर से रशिया ऊपर हो गया, आई से ईरान हो गया और के से कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये 5 कंट्री हैं, आपको याद रखना है जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं कैस्पियन सी से। और कैस्पियन सी में 2 इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं। एक है रिवर वोल्गा जो कि आके ड्रेन होता है और एक है रिवर यूरल। अब ये यूरल जो है ना, यूरल माउंटेन्स हैं, यूरल माउंटेन्स ही एक्चुअली में एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। यूरल माउंटेन्स के इस तरफ को एशिया कहा जाता है और इस तरफ को यूरोप कहा जाता है। तो यूरल माउंटेन से ही यूरल नदी निकलता है और यहाँ पे रिवर वोल्गा आ रहा है, ये दोनों कैस्पियन सी में ड्रेन होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। और बहुत सारी नदियाँ हैं, ये आपके काम का नहीं है।
चाइना में दो तीन इंपॉर्टेंट नदी है, इनके बारे में आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जिसको कहते हैं वांग हो या फिर येलो रिवर। इसके पीछे रीजन है यहाँ पे लोएस। लोएस का मतलब सेडिमेंट्स होते हैं जो कि उड़ के आते हैं ऊपर से, पीले पीले रंग के होते हैं, रेत के जैसा होता है, और वो एक्चुअली फर्टाइल होते हैं काफ़ी ना। तो वो मतलब जो जितना भी लोएस आके डिपॉजिट होता है ना, वो सारा एरिया फर्टाइल नहीं होता, कुछ कुछ जगह है जहाँ पे काफ़ी फर्टिलिटी होती है। तो जो लोएस है वो जगह पे काफ़ी पॉपुलेशन है, और वो लोएस के वजह से वो सेडिमेंट आ रहे हैं ना, वो नदियों में भी गिरते हैं, सेडिमेंट रेत रेत सा हो गया तो पीला पीला सा हो गया, इसलिए इसको येलो रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक यांगजी बोल के नदी है। ये नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पूरी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट रिवर में आता है। लार्जेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट रिवर में आता है, और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर होता है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर में आता है यांगजी, और ये एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये पूरा दुनिया का एक ऐसा नदी है जो सबसे बड़ा नदी है जो कि सिर्फ एक देश में बहता है, मतलब कि एक सिंगल कंट्री में बहने वाला सबसे बड़ा नदी यांगजी है। ये पूरा चाइना में ही बहता है। तो यांगजी के बारे में भी आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चल गए। ठीक है, ये इधर जाके इस चाइना सी में येलो रिवर येलो सी में ड्रेन हो रहा है, ये तो आसान है, याद रह जाएगा। ठीक है, यांगजी पे ही एक्चुअली में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम बनाया गया जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम, है ना। गॉर्जियस नहीं है, गॉर्जेस है। गॉर्ज बेसिकली क्या होता है, ये जॉर्ज नहीं गॉर्ज है। ठीक है, थ्री गॉर्जेस डैम, गॉर्ज का मतलब होता है वही वैली जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गए, बहुत ज़्यादा इरोजन हो के बहुत चौड़े हो गए, है ना। तो ये थ्री गॉर्जेस डैम है यहाँ पे, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, और दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम में से आता है। तो कई बार मेरे मन में ख्याल भी आता है कि भाई इतना चाइना वाले उछलते रहते हैं, तो सबसे अच्छा है कि अगर कभी युद्ध का आसार बनता भी है ना, तो हमारे पास भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, सीधा जाके इसको अटैक करो, अटैक करो। मतलब ऑब्वियसली वो भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी गंगा जैसे नदियाँ हैं, जैसे टेहरी डैम हो गया है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा अगर उसको कुछ बर्बादी होता है तो बहुत सारा पॉपुलेशन इफेक्ट होने वाला है, पर असर इन पे ज़्यादा होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे एक लाइन है ना, इस लाइन को ही तेंगजोंग लाइन कहते हैं। ही कहते हैं, है ना, पढ़ लेना, जब ही तेंगजोंग लाइन कहते हैं ना। इस लाइन के ईस्ट में चाइना की 96%, 96% पॉपुलेशन रहती है। ये पूरा चाइना है, यानी चाइना के ये लाइन के इस तरफ ऑलमोस्ट चाइना का 50 से 55% के आसपास जमीन है, पर इसमें आबादी सिर्फ चाइना की 5% रहती है। और ये वाला जो पार्ट है ये चाइना का ऑलमोस्ट 44-45% के आसपास जमीन है, और इसमें चाइना का 96% पॉपुलेशन रहता है। तो कल को अगर हम इसको उड़ा देते हैं तो ये ज़्यादा पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू हमारा, क्योंकि हमारे ऐसा कोई भी एक जगह नहीं जहाँ पे बहुत कंसनट्रेटेड पॉपुलेशन रहता है, ऑब्वियसली गैंगेटिक प्लेन को छोड़ के, है ना। इनका तो भैया देख लो पूरा तबाही हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, एनीवे, तो ये हो गया यांगजी के बारे में, आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लिए, है ना। यांगजी नदी पे थ्री गॉर्जेस डैम है, ये मैंने बता दिया। हे तेंगजोंग लाइन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, हालांकि ये नाम आपको याद नहीं रखना, अब बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में सेट करने के लिए मैंने बताया था। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए इस रीजन में जो नदियाँ आ रहे हैं उसमें दो तीन और बच गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया वाले छोड़ रहे हैं, अभी बता रहा हूँ मैं, ब्रह्मपुत्रा इस सब पे चर्चा नहीं करेंगे। इधर ही देखेंगे इरावाड़ी बोल के, ये डेल्टा ऑफ इरावाड़ी है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा बना के ये नदी गिर जाती है। तो ये इरावाड़ी बोल के एक नदी है जो कि म्यांमार में बहती है। वहीं पे साल्वीन बोल के एक और नदी है जो कि म्यांमार में बहती है। वैसे एक और नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मेकोंग। मेकोंग एक्चुअली में इधर देखेंगे तो थाईलैंड, और इधर देखेंगे तो लाओ बोल के एक कंट्री है ना। तो लाओ और थाईलैंड के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है, बॉर्डर है, मतलब यही नदी का एक तरफ लाओ है और एक तरफ थाईलैंड है। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो ये सारे नदियां हो गए, ये रीजन में जितने इंपॉर्टेंट नदी थे देखिए आप सबने बता दिया, और ऊपर एक दो जो हैं वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन थे अमू दरिया, सिर दरिया, है ना, इधर से वोल्गा, और आपको याद रखना था वोल्गा और यूरल रिवर जो कि कैस्पियन सी में आके गिरते हैं। इसके बाद इधर के 3-4 नदियां बता दिए, म्यांमार वाले 2 हो गए, इरावाड़ी साल्वीन हो गए, है ना। और इसके बाद मेकोंग हो गया जो कि 2 कंट्री के बीच में नेचुरल फ्रंटियर या नेचुरल बॉर्डर बनाता है। ये भी एक पूछा हुआ सवाल है, कौन से एग्जाम में पूछा था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ऊपर से इधर यांगजी और हुआंगहो के बारे में बता दिया, हुआंगहो या फिर येलो रिवर, यांगजी के बारे में भी बता दिया। अब हम अमू दरिया, सिर दरिया हो गया, इधर येनेसी जो कि दुनिया का 5वां लॉन्गेस्ट रिवर है, इधर ओब हो गया, और ये 5वां लॉन्गेस्ट होने के साथ आर्कटिक में जाके गिरने वाला सबसे बड़ा है, ये भी बता दिया मैंने। लेक के बारे में भी चर्चा कर ली है ना। अब यहाँ पे आपको खाली ध्यान रखना है ब्लैक सी एक्चुअली में समझ सकते हैं कि ये दिख रहा होगा, ये कॉकेशियन माउंटेन्स है यहाँ पे कैस्पियन सी के इस तरफ, जो कि जॉर्जिया वाले पार्ट में आता है, मतलब कॉकेशियन माउंटेन्स के उस तरफ यूरोप है, और ये तरफ फिर एशिया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नदी हैं आई गेस मैंने सब कवर कर लिया। अब एक बार देख लेता हूँ कुछ छूट गया हो तो।
सारे इंपॉर्टेंट नदी कवर कर लिए, इंपॉर्टेंट पेनिनसुला कवर कर लिए, इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस कवर कर लिए, है ना, ये बहुत जरूरी है, ये सब ट्रेंचेस वगैरह के बारे में याद रखना है। ऊपर में एक दो सी वगैरह है, जैसे कारा सी है तो यहाँ पे कारा स्ट्रेट है ना। एक याद रखिएगा, इस्थमस ऑफ क्रा है, मैंने बताया था इस्थमस ऑफ क्रा यहाँ पे है ना ये, और ये कारा है, दोनों में अंतर है, ये कारा है ये क्रा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लैप्टेव सी है, ये याद रख लीजिएगा, खाली नाम ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, कोई चर्चा में रहता नहीं है। तो ज़्यादातर जो आपको फोकस करना है वो इस जगह पे फोकस करना है ना। यहाँ पे जितने भी लेक और ये डेजर्ट और प्लेट्यूज का नाम बताया मैंने, आपको फोकस करना है ये एक दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, क्योंकि यहाँ से पूछा गया है, अरल सी से पूछा गया है, तो क्या पता लेक बालखास के बारे में पूछ दे, लेक बैकाल के बारे में पूछ दे। रिवर्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए एक टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने रिवर्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था, आज के टाइम पे रिवर्स कह रहा सॉरी, जवाहरलाल नेहरू ने एक टाइम पे डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था, और आज के टाइम पे डैम्स को टिकिंग वाटर बॉम्ब बोला जा रहा है ना। तो वो बात मैंने ऐसे ही नहीं बोली थी, ठीक है। ये टिकिंग वाटर बॉम्ब है, क्योंकि भैया एक बार अगर ऐसा युद्ध वगैरह का माहौल बनता है तो सीधा मतलब पूरा पॉपुलेशन को बिना मारे तबाह किया जा सकता है अगर डैम तोड़ दो तो। ऑब्वियसली आपको पता है इतना पानी बहेगा कि बाढ़ में ही पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारे सी वगैरह हमने पहले वाले लेक्चर में कवर कर लिया था, है ना। जो पेनिनसुला है बता दिए, और ये सारे एरिया पे हमने बात कर लिया, ठीक है। तो इतने अगर नाम आप याद रख लेंगे, ऐसे एक रीजन पकड़ेंगे, है ना, एक रीजन पकड़ेंगे, एक रीजन पकड़ेंगे, उस रीजन में जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पहाड़ लेक दिख रहे हैं सब एक साथ पढ़ लेंगे। ये नहीं कि नदी पढ़ना स्टार्ट किया तो यहाँ से सारी नदियों का नाम स्टार्ट किया, है ना, फिर प्लेट्यूज पढ़ना स्टार्ट किया तो सारे प्लेट्यूज रटना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है। वो अप्रोच मेरे को लगता है, मतलब आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, पर मेरे को लगता है पर्सनली वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। एक एक रीजन को पकड़ेंगे और वहाँ पर फोकस करेंगे, और उनमें जितने भी जो फिजिकल फीचर होगा सारा याद कर लेंगे, है ना। 2-3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, एकदम एकदम आपका मैप ऐसे दिमाग पे चिपकेगा ना कि उंगलियों पे आपका वर्ल्ड मैप होगा, ठीक है। तो एशिया हो गया कवर, ठीक है। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं यूरोप के बारे में चर्चा करूंगा, यूरोप का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, कंट्रीज कैसे याद रख सकते हैं, या फिर यूरोप या फिर साउथ अमेरिका मैं डिसाइड कर लूँगा, ठीक है। ऐसा मतलब एक एक करके हम सातों कंटिनेंट, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में ज़्यादा कुछ है नहीं, पर जो भी थोड़ा बहुत भी होगा वो भी चर्चा करेंगे। तो सातों कंटिनेंट का हम पॉलिटिकल फिजिकल मैप सब पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम मैंने ये सीरीज स्टार्ट ही किया है कि आपको ज्योग्राफी का एक नया अप्रोच, फ्रेश पर्सपेक्टिव दिया जाए, ठीक है। कहते हैं ना कि इतना सारा ज्योग्राफी का सिलेबस इतना वास्ट है, कई बार सोच के लगता है कि ये पागलपंती है याद करना, है ना, ये मैडनेस है, इतना इतना ये मैडनेस अपने आप में कि पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके उंगलियों पे रहे, सारा कंट्री का लोकेशन, कैपिटल, हर एक फिजिकल फीचर, कौन सा स्ट्रेट, गल्फ, बे कहाँ है, ये आपके उंगलियों पे रहे, ये मैडनेस है। सोचना भी अपने आप में पागलपंती है, पर कहते हैं ना देयर मस्ट बी मेथड टू मैडनेस, है ना। तो वो मेथड मैं बता रहा हूँ कि कैसे किया जा सकता है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये किया जा सकता था, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने किया है, तो मेरे को पक्का यकीन है कि बाकी भी कर सकते हैं, और मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, बहुत सारे लोग किए हुए हैं, है ना, तो आप भी कर सकते हैं। तो ठीक है, जुड़े रहिए, ये लेक्चर्स देखते रहिए। बाकी ये जिम्मेदारी मेरी है कि आपको एक्सपर्ट बनाना है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो मैं बना के ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।